नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 सब्जेक्ट हमारा भूगोल और जो हमारे टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसी टेक्स्ट में दिए हुए जो हमारा पाठ है वो 15 है जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। तो उस पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं, और इसी वीडियो में हम दीर्घ प्रश्नोत्तर यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उस 5 अंक वाले के प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखिए किस तरह। तो देखिए सवाल नंबर 1 है, पारिस्थितिक असंतुलन के 4 कारक कौन कौन से हैं, स्पष्ट करना आपको। तो देखिए, संसार में जीवों तथा भौतिक पर्यावरण में संतुलन बना रहता है, लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तब पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो जाता है। इसके कई कारण हैं। तो देखिए, उसका पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। तो लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा पॉइंट है वन संपदा का विनाश। तो वन संपदा के विनाश मानव व प्रकृति दोनों द्वारा से भी पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। अत्यधिक वर्षा से, बाढ़ द्वारा मृदा अपरदन या सूखे से भी वन नष्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है तकनीकी प्रगति। लगातार प्रगति के कारण औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और इनसे निकलने वाला धुआं व अपशिष्ट पदार्थ वातावरण को दूषित कर पारिस्थितिक संतुलन को बिगड़ रहा है। और चौथा पॉइंट है, देखिए चौथा पॉइंट क्या है, वो है मांसाहारी पशुओं की कमी। तो मांसाहारी पशुओं की कमी से शाकाहारी पशुओं की मात्रा बढ़ जाती है और उनके द्वारा वनस्पति यानी कि घास झाड़ियों अधिक मात्रा में खाई जाती है, जिससे पहाड़ियों पर वनस्पति का आवरण कम हो जाता है और मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ जाती है, जिससे पारिस्थितिक असंतुलन की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए सवाल नंबर 2, परितंत्र क्या है? परितंत्र क्या है? परितंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल तथा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, उसे परितंत्र कहा जाता है। परितंत्र के प्रकार, तो परितंत्र के मुख्य 2 प्रकार हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं कौन कौन से 2 हैं। तो एक स्थलीय परितंत्र है, दूसरा है जलीय परितंत्र। तो देखिए पहला स्थलीय परितंत्र। तो स्थानीय परितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी आदि बायोम की प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख परितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा परितंत्र है। देखिए दूसरा सवाल है जलीय परितंत्र। जलीय परितंत्र को समुद्री परितंत्र व ताजे जल के परितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री परितंत्र में महासागरीय, ज्वारनमुख, प्रवाल भीति परितंत्र सम्मिलित है। ताजे जल के परितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल शामिल है। अब देखिए सवाल नंबर 3, पायतंत्र की संरचना की दृष्टि से जैविक व अजैविक कारणों का वर्णन करें। तो देखिए अजैविक कारक में क्या है, तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अकार्बनिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित हैं। अजैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीय व तृतीयक तथा अपघटक शामिल हैं। उत्पादकों के सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे और सभी पौधों पर निर्भर जीव शामिल हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी जैसे सांप, बाघ, शेर आदि शामिल हैं। तृतीयक उपभोक्ताओं में वो मांसाहारी जीव शामिल हैं जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर हैं, जैसे बाज और नेवला। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर हैं, जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवाणु को जो मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तन करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, खाद्य श्रृंखला क्या है? इसके 2 प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो देखिए कौन सा है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जीव भोजन के लिए परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार समस्त जीव एक दूसरे पर निर्भर होकर भोजन श्रृंखला बनाते हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है
खाद्य ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। नंबर एक है चराई खाद्य श्रृंखला, तो पौधों उत्पादक से आरंभ होकर मांसाहारी तृतीयक उपभोक्ता तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्य स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं शामिल है। दूसरा है अपरत खाद्य श्रृंखला, तो चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मूर्त पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन सम्मिलित है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला किस प्रकार है, आपको चित्र द्वारा समझाया गया है। खाद्य श्रृंखला यानी कि उसका तीन प्रकार पड़ते हैं, उत्पादक यानी कि पौधा, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक यानी कि जीवाणु। और उपभोक्ता इसमें भी तीन प्रकार है, देखिए कौन कौन से हैं, उसमें है शाकाहारी यानी कि प्राथमिक खरगोश, मांसाहारी यानी कि द्वितीय शेर, और तीसरा है सर्वाहारी यानी कि तृतीयक मानव। इस प्रकार है। अब देखिए सवाल नंबर 5, विश्व के बोरियल बायोम का 3 बिंदुओं में वर्णन करें। देखिए कौन सा है, उनका उत्तर देखिए। बोरियल बायोम या टाइगा शंकुधारी वन शीतल और छोटी अवधि की ग्रीष्म ऋतु तथा बहुत ठंडी और लंबी शीत ऋतु जलवायु विशेष प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 40 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए इन वनों में यूरेशिया व उत्तर अमेरिका का उच्च अक्षांशीय भाग, साइबेरिया का कुछ भाग, अलास्का, कनाडा व स्कैंडिनेविया के देश शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है, यह मिट्टी की अपेक्षाकृत पतली परत है जिसमें अम्लीय व पोषण तत्वों की कमी होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह सदाबहार कोणधारी वन उगते हैं जिसमें पाइन स्प्रूप व फर के वृक्ष प्रमुख है। यहाँ चील, भालू, हिरण, खरगोश, भेड़िया व चमगादड़ आदि प्रमुख प्राणी पाए जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इस प्रकारों का वर्णन करें। तो देखिए उसका उत्तर है, विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात बदलाव रहित रहा है। रासायनिक ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः और सौर ताप से संचालित होते हैं। जयमंडल के जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, उसमें 2 पॉइंट है, गैसीय चक्र, यहाँ पदार्थ का भंडार स्त्रैत वायुमंडल व महासागर है। दूसरा पॉइंट है तलछटी चक्र, यानी कि यहाँ पदार्थ का प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपटी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, पारिस्थितिक संतुलन क्या है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, तो किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन के रूप में तभी रह सकता है जबकि पारिस्थितिक तंत्र में निवास करने वाले विभिन्न जीवों की सापेक्षिक संख्या में संतुलित हो। यह इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि कुछ जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः घास के विशाल मैदानों में हिरण, जेब्रा, भैंस आदि शाकाहारी जीव अधिक संख्या में होते हैं। दूसरी ओर बाघ व शेर जैसे मांसाहारी जीव अपने भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं और उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है अथवा इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिए, खाद्य जल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। उदाहरणार्थ एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है और तृतीयक मांसाहारी अन्य द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आसपास में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रजातियों के इस प्रकार के जुड़े होने अर्थात जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने पर को खाद्य का जाल कहा जाता है। अब देखिए सवाल नंबर 9, नाइट्रोजन चक्र को समझाइए। तो उसका उत्तर है नंबर 1, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन है। कुछ विशिष्ट जीव, मृदा जीवाणु, न व नीले हरे शैवाल ही इसे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें तथा रंध्र वाली मृदा है जहाँ से वह वायुमंडल में पहुँचती है। तीसरा है, वायुमंडल में चमकने वाली बिजली एवं अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है तथा हरे पौधों में स्वांगीकरण होता है। सवाल नंबर ऑप्शन पॉइंट नंबर 4 देखिए, क्या पॉइंट है चौथा नंबर का पॉइंट है, मृत पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में बदल जाते हैं। नंबर 5 देखिए, कुछ जीवाणु इन नाइट्राइट को दोबारा स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में योग्य होते हैं। इस प्रक्रिया को डिनाइट्रीकरण कहते हैं।
तो दोस्तों देखिए उसमें चित्र आपको समझा है, ये सब है वायुमंडलीय यानी कि नाइट्रोजन है। देखिए ये नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय यौगीकरण है, उसमें ज़्यादा नाइट्रोलिक यौगिक हैं और ये भी जैविक यौगीकरण है और इसमें ज़्यादा डिनाइट्रेटेड और अवधिकरण यौगिक है। इस तरह आपको समझाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारी इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।